हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी IQ। ये है हमारी गेट एग्जामिनेशन की स्ट्रेटजी प्रिपरेशन की वीडियो सीरीज कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है फॉर डिफरेंट एग्जामिनेशंस एंड डिफरेंट सब्जेक्ट्स। हम लोग बात कर रहे हैं गेट एग्जामिनेशन में मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। हालांकि ये वीडियो सीरीज में आप लोग जो लोग IAS में भी अपेयर हो रहे हैं वो भी बिल्कुल देख सकते हैं, प्लस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स भी बिल्कुल देख सकते हैं, है ना। मैंने उसके हिसाब से भी इसमें कंटेंट को रखा है, बट मेजर फोकस इज ऑन गेट इलेक्ट्रॉनिक्स ओनली। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स आपके इलेक्ट्रॉनिक्स के हार्ट की। हार्ट क्यों? क्योंकि बिल्कुल सेंट्रल सब्जेक्ट है आपके इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट्स प्लस एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, अब पहला सवाल कि सर आपने तो हर वीडियो सीरीज में या हर वीडियो में एक सेपरेट सब्जेक्ट को डील किया, जैसे नेटवर्क एक में, सिग्नल एक में, कंट्रोल एक वीडियो में, कम्युनिकेशन एक वीडियो में। यहाँ पे आपने दो सब्जेक्ट्स को इकट्ठा क्यों कंबाइन कर दिया? इसलिए किया, पहला रीजन तो ये कि मैंने खुद भी इन दोनों को कंबाइन करके ही पढ़ा है और मुझे बहुत फायदा महसूस हुआ। दूसरा ये कि अगर आप इन दोनों सब्जेक्ट्स को सेपरेट करके पढ़ेंगे तो आपको लॉस हो जाएगा, अगर आप इन दोनों सब्जेक्ट्स को कंबाइन करके पढ़ेंगे तो आपका ही फायदा होगा। इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट दैट यू प्लीज स्टडी दीज टू सब्जेक्ट्स टुगेदर। होता क्या है, सब्जेक्ट्स जो है ना आपके गेट एग्जामिनेशन में, इनको पढ़ने का एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरा ही सीक्वेंस बेस्ट है या किसी और का सीक्वेंस खराब है, लेकिन फिर भी सीक्वेंस जैसा लॉजिकल होना चाहिए। जैसे एक बात बताइए, आप लोगों ने नेटवर्क थ्योरी पढ़ा नहीं तो आपको केवीएल यूज करना आता नहीं, तो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में जो बीजेटी की सर्किट होगी उसमें आपको बेस इनपुट करंट कैसे निकालेंगे बिना यूज किए केवीएल को? नहीं निकाल सकते। ऑफ कोर्स यू नीड टू स्टडी नेटवर्क थ्योरी बिफोर यू गो टू बीजेटी सर्किट्स और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। हो सकता है वो केवीएल पहले से आता हो, तो अगर आता भी है तो आप सॉल्व तो कर लेंगे बीजेटी के सर्किट्स को, आप निकाल लेंगे इनपुट बेस करंट कितना है वगैरह वगैरह, बट स्टिल अगर आता है केवीएल पहले से तो क्यों नहीं नेटवर्क थ्योरी जो कि और आसान सब्जेक्ट है उसको पहले कंप्लीट करें। सिमिलरली जब आप पहले सिग्नल सिस्टम पढ़ लेंगे तब तो आपको पता होगा कि फोरियर स्पेक्ट्रा, फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रा क्या चीज होती है, तभी तो आप कम्युनिकेशन सब्जेक्ट में उन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करेंगे कि भाई मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी क्या होती है फोरियर ट्रांसफॉर्म की, कैसे हम लोग फ्रीक्वेंसी में बैंड्स को दिखाते हैं, कैसे बैंडविड्थ निकालते हैं। तो एक सीक्वेंस होता है सब्जेक्ट्स को पढ़ने का। अगर हम लोग बात करें आपके EDC एंड एनालॉग सब्जेक्ट की, इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि सर्टेनली आप पहले EDC को तो पढ़ लीजिए, लेकिन EDC के साथ साथ या इमीडिएटली बाद में आप एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स को भी पढ़िए। क्यों? क्योंकि इससे कई सारे कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल होगा इसमें। सिंपल सा रीजन ये है। प्लस कई बच्चे ये करते हैं कि EDC को आसान सब्जेक्ट समझ लेते हैं और EDC पढ़ने के बाद कोई और सब्जेक्ट पढ़ेंगे, लाइक नेटवर्क पढ़ लिया या कंट्रोल सिस्टम पढ़ लिया या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ लिया। इन दोनों सब्जेक्ट्स के बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए। मैंने तो साथ में ही पढ़ा है मोस्टली, लेकिन अगर आपको दिक्कत हो रही है दो सब्जेक्ट साथ में लेके चलने में तो आप एक के बाद एक पढ़ सकते हैं। तो उसमें आप पहले EDC पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आप एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ लीजिएगा। ये दोनों सब्जेक्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसमें कोई डाउट नहीं। ये दोनों ही सब्जेक्ट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मैं तो इनको सिंगल सब्जेक्ट ही मान के चलता हूँ। Both of these subjects are very important for you from the point of view of GATE examination as well as IAS examination. ठीक है, आइए देखते हैं इन सब्जेक्ट्स को। पहले देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या सिलेबस है आपके EDC सब्जेक्ट का। तो पहले तो होता है आपका सेमीकंडक्टर फिजिक्स, N टाइप, P टाइप, उसमें एनर्जी बैंड्स, फर्मी लेवल वगैरह, डिफ्यूजन करंट की डेंसिटी, ड्रिफ्ट करंट कैसे निकालते हैं, ओवरऑल करंट डेंसिटी कैसे निकालते हैं, मोबिलिटी क्या होती है, डिफ्यूजिविटी क्या होती है, पॉइजन्स इक्वेशन, कंटिन्यूटी इक्वेशन। ये वही है पॉइजन इक्वेशन जो आप लोगों ने EMT सब्जेक्ट में पढ़ा है, उसका भी यूज होता है यहाँ पे। देखिए कैसे सब्जेक्ट्स आपस में इंटरलिंक होते हैं। मैंने आपको बताया था ना, सिग्नल सिस्टम में जो कॉन्सेप्ट होता है कि भाई कॉजल स्टेबल सिस्टम के पोल्स जो हैं सो लेफ्ट हाफ में ही होने हैं, वहीं से आपका नया सब्जेक्ट निकलता है कंट्रोल सिस्टम। तो ये इन दोनों सब्जेक्ट्स के बीच में लिंक है। सिमिलरली EMT और EDC के बीच में लिंक है आपका पॉइजन्स इक्वेशन। मैं दिखाऊंगा आपको जब क्लासेस लूंगा ना, आई विल शो इट टू यू कैसे पॉइजन्स इक्वेशन का इस्तेमाल होता है EDC सब्जेक्ट में भी। फिर आपका डायोड आ जाएगा, जेनर डायोड,
पीएन जंक्शन, सिंपल डायोड, कैट विस्कर डायोड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायोड लाइक फोटो डायोड, एलईडी वगैरह, सोलर सेल हो जाएंगे। यहाँ पे आपको वोल्टेज रेगुलेटर भी देखना पड़ेगा। ये सारे टॉपिक्स आपके आएंगे। फिर उसके बाद आपका आईसी फैब्रिकेशन, अलग अलग टेक्निक्स क्या है, जैसे आयन इम्प्लांटेशन हो गया, डिफ्यूजन हो गया, ट्विन टब सीमॉस प्रोसेस वगैरह क्या हो गया, ये सारी चीजें आपके ईडीसी के सब्जेक्ट में आती है। अगर आप ईयर वाइज वेटेज देखें ईडीसी सब्जेक्ट का, तो वेटेज हाल फिलहाल के टाइम से थोड़ा बढ़ गया है। आप आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपसे 9 से 10 नंबर के सवाल तो ईडीसी सब्जेक्ट में ही आएंगे। आप साल 2010 से देखिए पैटर्न क्या चला रहा है। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके पास ईडीसी सब्जेक्ट में 9 से 10 नंबर के सवाल तो आएंगे ही आएंगे इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक्स में देखिए एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का क्या सिलेबस है। तो शुरुआत होता है आपका स्मॉल सिग्नल इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ डायोड्स, बीजेटीज एंड मॉसफेट। अब देखिए यहाँ पे आपसे एक रिक्वेस्ट क्या है या मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है। आप लोगों ने जस्ट देखा कि ईडीसी में आप लोगों को डायोड के बारे में पढ़ना है। एनालॉग में कहाँ शुरुआत हो रही है, विद स्मॉल सिग्नल इक्विवेलेंट ऑफ डायोड। अब मुझे ये नहीं समझ में आता कि अगर आप हम लोगों ने डायोड सब्जेक्ट को पढ़ा है, डायोड टॉपिक को पढ़ा है ईडीसी में, उसके बाद ईडीसी में कोई और टॉपिक को पढ़े और फिर जब एनालॉग पढ़ना हो तो घूम के आए वापस स्मॉल सिग्नल इक्विवेलेंट ऑफ डायोड के ऊपर। ऐसा क्यों? क्यों नहीं यहीं पे हम लोग डायोड की थ्योरी के साथ ही स्मॉल सिग्नल इक्विवेलेंट भी देख लें। सिमिलरली क्यों नहीं ईडीसी में जब बीजेटी का कंस्ट्रक्शन पढ़ रहे हो वहीं पे हम लोग बीजेटी का ऑपरेशन भी देख लें। क्यों नहीं जब ईडीसी में एफईटी सर्किट को पढ़ रहे हो तो वहीं पे हम लोग एफईटी सर्किट का भी ऑपरेशन, एफईटी सर्किट का स्मॉल सिग्नल इक्विवेलेंट, एम्पलीफाइंग प्रॉपर्टीज वगैरह सब कुछ देख लें। इसी से तो आपका एक कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज बनेगा। देखिए अगर आप साइलोज में स्टडी करते हैं, अगर आप टॉपिक्स को अलग अलग करके पढ़ेंगे तो आपको दिक्कत होगी। अगर आप इंटीग्रेटेड वे में पढ़ाई करेंगे ना तो आपको बहुत फायदा होगा। डायोड टॉपिक आपने उठाया तो आपने डायोड टॉपिक में से ईडीसी के एंगल से डायोड का कंस्ट्रक्शन, डायोड की इंटरनल वर्किंग वगैरह देख लिया और फिर एनालॉग के एंगल से डायोड का एसी इक्विवेलेंट सर्किट भी देख लिया। दैट विल ऐड टू योर कंप्लीट नॉलेज। ठीक है, एनीवेज आगे आइए। फिर आपका क्लिपर, क्लैंपर, रेक्टिफायर वगैरह होता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, फिर सिंगल स्टेज बीजेटी एंड मॉसफेट एम्पलीफायर, स्मॉल सिग्नल इक्विवेलेंट का इस्तेमाल करके, स्मॉल सिग्नल इक्विवेलेंट का इस्तेमाल करके वोल्टेज गेन निकालना, आउटपुट वोल्टेज निकालना वगैरह, इस पे अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स आते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक, फिर बायसिंग कैसे करते हैं, बायस स्टेबिलिटी कैसे होगी, मोस्टली हम लोग R1 R2 लैडर का इस्तेमाल करते हैं। फिर आपका मिड फ्रीक्वेंसी में भी स्मॉल सिग्नल एनालिसिस इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ग्राफिकल एनालिसिस भी बनता है इसके ऊपर। फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स यानी कि आपका गेन फ्रीक्वेंसी का कर्व कैसा बनेगा, उसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। फिर आपका बीजेटी और मॉसफेट का एम्पलीफायर है, मल्टी स्टेज एम्पलीफायर, डिफरेंशियल एम्पलीफायर एंड फीडबैक एम्पलीफायर। फीडबैक एम्पलीफायर अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सीरीज शंट एम्पलीफायर है, शंट शंट एम्पलीफायर है, या फिर वोल्टेज करंट एम्पलीफायर है, या फिर ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर है। कई तरह के नाम होते हैं एम्पलीफायर के। ये सारे नाम, इन सभी की प्रॉपर्टीज, इनपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस, बैंडविड्थ, गेन, सब कुछ आपको बिल्कुल फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका पावर एम्पलीफायर, अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन इस पर ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते। आपको इसको थ्योरेटिकल एंगल से भी देख लेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, फिर आता है आपका ऑप एम्प, ऑपरेशनल एम्पलीफायर, IC741, प्रोबेबली द मोस्ट वर्सेटाइल सर्किट एवर मेड। इसके जितना वर्सेटाइल सर्किट कुछ नहीं। It can be used to implement many mathematical functions like addition, subtraction, multiplication, logarithm, etc. of any number of inputs. Op amp ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये टॉपिक बिना आपके गेट के सिलेबस से करीब करीब 20% से 25% तक का वेटेज लेके चलता है। इसमें आपको फिल्टर का डिजाइन करना, अलग अलग मोड्स ऑफ ऑपरेशन के ऊपर ध्यान देना, इसके थ्रू आपको ऑसिलेटर का डिजाइन करना, ये सब कुछ आपको आना चाहिए। ये अपने आप में एक कंप्लीट टॉपिक है। ये टॉपिक के ऊपर भी आपको अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स आते हैं, बट ये फिर भी आसान होते हैं एज कम्पेयर टू बीजेटी एंड मॉसफेट पार्ट। ऑप एम्प का पार्ट आसान होता है एज कम्पेयर टू बीजेटी एंड मॉसफेट पार्ट। फिर कुछ और छोटे मोटे टॉपिक्स जैसे कि आपका फंक्शन जनरेटर हो गया, वेव शेपिंग सर्किट्स हो गए, 555 टाइमर के ऊपर अलग अलग मोड ऑफ ऑपरेशन क्या है,
आपका ए स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर मोड, बाई स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर मोड वगैरह इस तरह क्वेश्चन भी आते हैं। वोल्टेज रेगुलेशन के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में देखिए ईयर वाइज वेटेज क्या रहा है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। एक बार तो 15 नंबर के क्वेश्चन में 2013 में मैं अपियर हुआ था, इसी साल मेरी रैंक 44 आई थी 2013 में इलेक्ट्रॉनिक्स में। लेकिन आप देखिए फिर भी इस सब्जेक्ट का वेटेज 11 से 12 नंबर तो रहेगा ही रहेगा एवरी ईयर। वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी गुड वेटेज गिवन टू एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। एक बार इलेक्ट्रिकल के सिलेबस को भी देख लें, छोटा सिलेबस है, ज्यादा कुछ नहीं है। इसमें आपको डायोड, बीजेटी, मॉसफेट, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखना है, मतलब इनका स्मॉल सिग्नल इक्विवेलेंट में कम से कम आपको बेसिक्स तो पता होना चाहिए। इसके अलावा सिंपल सर्किट जैसे कि आपका क्लिपर, क्लैम्पर, रेक्टिफायर, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि ये आपके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में भी इन्वॉल्व होता है। लैबोरेटरी वगैरह में रेक्टिफायर का यूज करना आपको आना चाहिए। ठीक, उसके अलावा आपका सिंपल एम्पलीफायर में बायस कैसे करते हैं, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स क्या होगा, ऑसिलेटर्स, विंड ब्रिज ऑसिलेटर हो गया, है ना, आपका आरसी फिल्टर का ऑसिलेटर हो गया, कोलपिट्स ऑसिलेटर हो गया, हार्टली ऑसिलेटर हो गया, इन सब का आपको इस्तेमाल करना। इन सभी के बेसिक स्ट्रक्चर, इनके डायग्राम्स और इनके जो इक्वेशंस होते हैं या फिर फॉर्मूले होते हैं आपको पता होना चाहिए। फीडबैक एम्पलीफायर ऑलमोस्ट सेम एज जो मैंने आपको बात करी थी इलेक्ट्रॉनिक्स में। ऑसिलेटर टॉपिक भी आपके इलेक्ट्रॉनिक्स में आता है, ऐसा नहीं कि नहीं आता, वहां पे भी आता है। ऑप एम्प, ऑप एम्प का वेटेज ज्यादा है इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉनिक्स। यहाँ पे ऑप एम्प से आप 30 to 40% क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। वेटेज इलेक्ट्रिकल में ज्यादा है, ओवरऑल वेटेज एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स से कम है इलेक्ट्रिकल में, 6 से 7 नंबर, ज्यादा मार्क्स नहीं आने वाले इसमें। लेकिन उसमें भी देखिएगा 3 या 4 नंबर के क्वेश्चन ऑप एम्प से ही आ जाएंगे। ठीक है, तो ऑप एम्प इज इम्पोर्टेंट फॉर इलेक्ट्रिकल पीपल। इसके अलावा आपका वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर, टाइमर्स में 555 सर्किट पेपर जरूर देख लीजिएगा। देखिए इलेक्ट्रिकल का देखिए ईयर वाइज वेटेज कम ही है इसका वेटेज, आजकल तो 6 नंबर के ऊपर भी नहीं जा रहा। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 4 से 5 नंबर तो आएगा ही आएगा, बहुत होगा तो 6 से 7 नंबर आ जाएगा। इसके बियॉन्ड इलेक्ट्रिकल के गेट पेपर में कुछ भी नहीं आने वाला फॉर एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रिकल वालों के लिए सब्जेक्ट उतना इंपॉर्टेंट देखिए है नहीं, कुछ बच्चे सब्जेक्ट को स्किप करके जाते हैं क्योंकि उनका पूरा दिमाग मशीन्स, पावर सिस्टम्स के ऊपर होता है। बट फिर भी एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स एक सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें अगर आपको नॉलेज है ना तो आपके एमटेक प्रोग्राम आपको काफी काम आएगा। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट में आपको वीएलएसआई प्रोग्राम अगर चाहिए किसी आईआईटी में, यू शुड बी हैविंग गुड नॉलेज ऑफ एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। ये सब्जेक्ट आपको आगे लेकर जाएगा करियर में। ठीक है, इस सब्जेक्ट को इग्नोर मत करिएगा। फाइनली फ्रेंड्स देखते हैं कि बुक्स क्या क्या है। ये जो सबसे पहली बुक आप देख रहे हैं, दिस इज बाय डोनाल्ड ए नीमन। दिस इज प्रोबेबली द बेस्ट बुक इन इंजीनियरिंग दैट आई हैव एवर रेड। इससे बेहतर बुक मैंने आज तक नहीं देखी। आई कीप दिस बुक इवन अबव साडिको फॉर ईएमटी। साडिको बुक फॉर ईएमटी बहुत अच्छी लगती है मुझे, लेकिन उससे बेहतर बुक ये डोनाल्ड ए नीमन की बुक। आई विल रिकमेंड कि आप इसको परचेज करिए। मैं बहुत कभी बुक्स के बारे में बोलता हूँ परचेज करिए, बट आई विल रिकमेंड कि आप इस बुक को परचेज करिए। मार्वेलस मार्वेलस बुक, मतलब ये बुक से आप अपने आप को पढ़ा सकते हैं। यू कैन बी अ सेल्फ टॉट पर्सन अगर आपके पास ये बुक है। इतनी अच्छी बुक है, इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट्स दिए हुए हैं। कॉन्सेप्ट के बाद इमीडिएटली सॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं, उसके बाद इमीडिएटली आपके पास अनसॉल्व्ड एग्जांपल्स है विद आंसर्स। आपको प्रैक्टिस करने की कोई कमी नहीं होगी। आपको जितना थ्योरी चाहिए सब कुछ मिलेगा, आपको जितने न्यूमेरिकल चाहिए सब कुछ मिलेगा। ओवरऑल अ कंप्लीट बुक फॉर योर गेट एग्जामिनेशन प्रिपरेशन इज दिस बुक, डोनाल्ड नीमन, मार्वेलस बुक। आप इस बुक को प्लीज परचेज कर लीजिए। उसके अलावा अगर आपको थोड़ा और थ्योरी पढ़ना हो तो आपके पास एक ऑप्शन है बॉलस्टेड बुक की। क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं है इसमें, बट इसकी थ्योरी काफी अच्छी है। थ्योरी इज वेरी गुड, बट आई विल नॉट रिकमेंड दैट यू बाय दिस बुक। एक और बुक है आपकी सेड्रा स्मिथ की बुक। इसमें क्वेश्चंस हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं, और इसमें थ्योरी भी अच्छी है। इट्स ऑल्सो वेरी गुड बुक। लेकिन अगर आपने डोनाल्ड नीमन ले ली तो आपको कोई और बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना तो अगेन शॉम सीरीज इज अ गुड बुक फॉर योर क्वेश्चन प्रैक्टिस। मैंने इस बुक का इस्तेमाल किया है एंड आई वाउच दिस इज अ वेरी वेरी गुड। बट अगेन आई डोंट थिंक कि डोनाल्ड नीमन लेने के बाद आपको
और भी कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अगर चाहिए तो शॉर्म सीरीज को आप ले सकते हैं, बट प्लीज डू बाय डोनाल्ड नीमन बुक, मार्वेलस बुक। ठीक है, आइए थोड़ा टॉपिक वाइज हम लोग देखते हैं। अगर आप ईडीसी में जब शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले आता है आपका सेमीकंडक्टर फिजिक्स। यहाँ पे आपको एन टाइप, पी टाइप, है ना, डोपिंग कैसे होती है, डोपिंग प्रोफाइल क्या चीज होती है, फर्मी लेवल के ऊपर क्वेश्चंस बिल्कुल आ सकते हैं। ये जो टॉपिक है आपका, इसमें न्यूमेरिकल्स भी होते हैं, लेकिन इसमें फिजिक्स या फिर थियोरेटिकल एस्पेक्ट ज्यादा है। इसमें आपको थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को एनालाइज करना आना चाहिए, इसके ऊपर अच्छे क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में पूछ सकते हैं। बाकी जो न्यूमेरिकल्स है उसके फिक्स्ड फॉर्मूले होते हैं, इसमें कोई फॉर्मूला आपको डिराइव नहीं करना, फिक्स्ड फॉर्मूले हैं, याद रखिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए, आगे बढ़िए। नेक्स्ट है आपका डायोड। ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डायोड का आपको फिजिक्स यानी कि थ्योरेटिकल पार्ट पता होना चाहिए कि डायोड के अंदर ऑपरेशन क्या चीजों की होती है, होल्स इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव करते हैं, डिप्लीशन लेयर क्या चीज होती है, यहीं पे आपका पॉइजन्स इक्वेशन भी ऐड होता है। और एक तरफ आपको एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका स्मॉल सिग्नल इक्विवेलेंट निकालना आना चाहिए। मतलब कि आपको ये पता होना चाहिए कि इसके अंदर कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी है, जंक्शन कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी होती है, इसका स्मॉल रेजिस्टेंस आर कितना है, उसका फॉर्मूला क्या होता है। डायोड अगर सर्किट में लगा हुआ हो, सिर्फ डायोड लगा हुआ होगा सर्किट में, अगर उसमें आप एसी इनपुट देंगे तो उसकी वजह से आउटपुट कैसा मिलेगा, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज बीजेटी। मैंने लेफ्ट तरफ एक फोटो लगाई है, ये बीजेटी की इन्वेंशन के टाइम का फोटो है, अप्रोक्सीमेटली 1950s के आसपास, जब बेल लैब्स यूएसए में विलियम शॉकली और उनके दोस्त, ये तीन लोग इन्वेंट कर रहे थे बीजेटी। दिस वाज अ टर्निंग मोमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। द इन्वेंशन ऑफ बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर वाज अ टर्निंग मोमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। इतना वर्सेटाइल डिवाइस शायद ही कभी कहीं बना। ठीक है, बीजेटी टॉपिक जो है ये आपके पूरे गेट इलेक्ट्रॉनिक्स के सिलेबस का करीब करीब 30% टॉपिक। क्यों? क्योंकि बीजेटी में आपको रियली में एक्सपर्टीज हासिल करनी है। यू हैव टू बी एन एक्सपर्ट इन द टॉपिक ऑफ बीजेटी। बीजेटी डिवाइस क्या होता है, इसकी फैब्रिकेशन कैसे होती है, कितने टाइप्स का होता है, कलेक्टर एमिटर बेस के अलग अलग कॉम्बिनेशंस क्या है, कॉमन कलेक्टर, कॉमन बेस, कॉमन एमिटर होते हैं कॉम्बिनेशन, हर कॉम्बिनेशन का इनपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस, इनपुट करंट, आउटपुट करंट, किस मोड में काम करेगा, एनपीएन है या पीएनपी है, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए, एवरीथिंग। बीजेटी सर्किट में क्या क्या इश्यूज होते हैं, आप इसको कैसे बायस कर सकते हैं, आप इसको कैसे ऑपरेट करेंगे, एवरीथिंग यू शुड बी कंप्लीट एक्सपर्ट ऑन। इसमें आपके लिए कोई शॉर्टकट नहीं। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, देन यू मस्ट बी एन एक्सपर्ट इन एवरीथिंग रिलेटेड टू बीजेटी। ठीक है, इस टॉपिक को बहुत डिटेल में पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि इस टॉपिक को पढ़ने के बाद ही आप बीजेटी के एप्लीकेशन पार्ट, जैसे कि फीडबैक ऑसिलेटर हो गया या सिंपल ऑसिलेटर हो गया, फीडबैक एम्पलीफायर हो गया, आपका 555 टाइमर के अंदर के सर्किट का ऑपरेशन हो गया, ये सब कुछ आप तभी समझ पाएंगे जब आपने बीजेटी का ऑपरेशन ठीक से समझा। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ नीचे आपके लिए एक डायग्राम रखा है। ये जो डायग्राम है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है। क्यों? ये डायग्राम है आपका स्मॉल सिग्नल इक्विवेलेंट ऑफ बीजेटी। मतलब बीजेटी का अगर आपको एसी एनालिसिस करना हो तो आपको इस डायग्राम का यूज करना है। मैंने इस डायग्राम को कुछ पर्सनल रीजन से रखा है। पर्सनल रीजन ये है कि ये डायग्राम कभी पता ही नहीं चला था मुझे, जब मैं तैयारी कर रहा था शुरू में, कभी पता ही नहीं चला कि ऐसा भी कोई डायग्राम होता है जिसके थ्रू कि आप एनालाइज कर सकते हैं एसी सर्किट्स को। होता यह था कि हमारे टाइम पे एच मॉडल जो होता है ना बीजेटी का, ये बड़ा फेमस था। ज्यादातर लोग एच मॉडल ही पढ़ते थे। एच मॉडल के थ्रू क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, एच मॉडल के थ्रू सिर्फ और सिर्फ आपको क्वेश्चन को और कॉम्प्लेक्स बनाया जा सकता है, क्वेश्चन नहीं सॉल्व। तो ये वाला जो डायग्राम है, जब मैंने देखा डोनाल्ड नीमन बुक में, तो मुझे लगा ये क्या चीज नहीं आ गई मेरे पास। फिर मैंने देखा कि नीमन बुक में इसके बहुत सारे सॉल्व क्वेश्चंस भी हैं। मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए, बहुत इजीली सॉल्व होने लगे क्वेश्चंस। फिर जाके मैंने गेट के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किया जो कि मेरे से सॉल्व नहीं होते थे।
मेरे से क्वेश्चन पहले सॉल्व हो नहीं रहे थे। क्यों? क्योंकि एच मॉडल गेट एग्जाम में कभी पूछता नहीं और सभी लोग मेरे टाइम पे एच मॉडल ही पढ़ा करते थे। तब जब नीमन बुक मैंने लगाई और उसके बाद गेट के क्वेश्चन लगाए तब वो क्वेश्चन हो गए। देन आई रियलाइज कि यस, नीमन बुक वाकई में कितनी अच्छी बुक है। और स्मॉल सिग्नल एनालिसिस ऑफ बीजेटी सर्किट क्या होता है, ठीक है। तो ये डायग्राम आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। ऑफ कोर्स ये डायग्राम आपको कोर्स में पढ़ाया जाएगा। ये डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है फॉर सॉल्विंग एसी सर्किट क्वेश्चंस ऑन बीजेटी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एफईटी, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। दो तरह के होते हैं ये, एक होता है आपका जंक्शन एफईटी और एक होता है आपका मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर एफईटी यानी कि मॉस। इसमें भी आपको उतना ही वेटेज देना जितना वेटेज आप बीजेटी को देते हैं। जो तरीके से आपने बीजेटी को पढ़ा है उसी तरीके से आपको एफईटी को पढ़ना है। हालांकि एफईटी सर्किट का सिलेबस, एफईटी सर्किट का वेटेज कम है एज कंपेयर टू बीजेटी, बट स्टिल तरीके सारे वही है पढ़ने के कि बायसिंग कैसे होती है, कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, इंटरनल वर्किंग कैसे होती है, इनहैंसमेंट टाइप है, डिप्लीशन टाइप है, जेफेट है या मॉसफेट है, इसमें कट ऑफ क्या होता है, थ्रेशोल्ड क्या होता है, सैचुरेशन मोड में कब जाएगा, एक्टिव मोड में कब जाएगा, बायसिंग कैसे करते हैं, स्मॉल सिग्नल इक्विवेलेंट क्या है, सब कुछ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। वैसे आप लोगों को पता है कि एफईटी का आविष्कार पहले हो गया था, बीजेटी का आविष्कार बाद में हुआ है। कई बार लोगों को लगता है कि एफईटी बाद में हुआ था, ऐसा नहीं है। बीजेटी का आविष्कार 1950s के आसपास हुआ, 1947 मान लीजिए आप। एफईटी का आविष्कार 1930s में ही हो चुका था, ठीक है। तो जब बीजेटी का आविष्कार हुआ तो बीजेटी ज्यादा पॉपुलर हो गया था, लेकिन आज के डेट में जो सीमॉस टेक्नोलॉजी है ये ज्यादा पॉपुलर है। मैंने आप लोगों को बताया भी है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लासेस में कि सीमॉस टेक्नोलॉजी इज मोर इम्पोर्टेंट। रेक्टिफायर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर आपके क्वेश्चंस आते हैं। हाफ वेव, फुल वेव, सेंटर टाइप है, आउटपुट वोल्टेज कितना होगा, रिपल कितना होगा, सब कुछ आपको निकालना बिल्कुल आना चाहिए, ठीक है। क्लिपर एंड क्लैंपर देखिए, क्लिपर एंड क्लैंपर सर्किट्स पे आपके इंपॉर्टेंट है जैसे रेक्टिफायर सर्किट। आपको इनमें वेव डायग्राम बनाना आना चाहिए कि भाई अगर इनपुट आपको दे दिया गया तो बताओ आउटपुट का ग्राफ कैसा होगा। आपको इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करने आने चाहिए। क्लिपर क्लैंपर सर्किट का यूज कहीं पे भी हो सकता है, किसी भी सर्किट में आपको पता होना चाहिए कैसे इसका आउटपुट वेवफॉर्म ड्रॉ करना है। एम्पलीफायर, जो आपके फीडबैक एम्पलीफायर होते हैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं। छोटा टॉपिक है, फिक्स्ड फॉर्मूले हैं, आप अगर इनको याद रखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें पता दिक्कत कहाँ होती है? दिक्कत होती है इसके नोमेनक्लेचर में। इसके कई सारे नाम होते हैं, एक ही एम्पलीफायर है कई सारे नाम होते हैं, जैसे सीरीज शंट, वोल्टेज करंट, ट्रांसकंडक्टेंस, 3-4 सेट ऑफ नेम्स होते हैं हर एम्पलीफायर के, तो नाम याद रखना आपके लिए जरूरी है, ओके। ऑसिलेटर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन इसमें भी आपको बिल्कुल फिक्स्ड फॉर्मूला होता है। सर्किट को अगर आप देख के समझ सकते हैं, याद रखते हैं कि सर्किट मेरा कौन सा है, आपका आंसर आराम से आएगा। ऑप एम्प, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपके गेट का 30 to 40% वेटेज इसी के ऊपर आएगा। ऑप एम्प सर्किट में भी आपको ऑल इट्स ऑपरेशंस, स्टैंडर्ड सर्किट्स फॉर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन वगैरह सब पता होना चाहिए आपको। इन्वर्टिंग मोड, नॉन इन्वर्टिंग मोड बिल्कुल पता होना चाहिए आपको। ऑप एम्प सर्किट एक कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता होनी चाहिए। एवरीथिंग यू मस्ट डू, ठीक है। मैंने आपके सामने यहाँ पे एक इंटरनल डायग्राम रखा है, इंटरनल सर्किट डायग्राम ऑफ ऑप एम्प, ठीक है। ऑप एम्प सर्किट का यूज बहुत सारे सर्किट्स में होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ऑप एम्प की फंक्शनिंग कैसे होती है। हम लोगों ने देखा भी है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में एडीसी डीएसी के टॉपिक में। नेक्स्ट है आपका 555 टाइमर, अगेन अ वेरी वेरी वर्सेटाइल सर्किट। इसके डिफरेंट मोड्स ऑफ ऑपरेशन आपको पता होने चाहिए, किस किस मोड में काम करना है, कब किस पिन को कहाँ कनेक्ट करना है, इसके ऊपर क्वेश्चन डायरेक्टली आता है, आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा आपका बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, मोनो स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, ये सारे सर्किट्स का भी डिजाइन करना यूजिंग ऑप एम्प ऑल्सो आपको पता होना चाहिए। फाइनली फ्रेंड्स, देखिए मेरा एडवाइस क्या है आपके लिए फॉर दिस सब्जेक्ट ऑफ ईडीसी एंड एनालॉग। आप पढ़िएगा तो इन दोनों को साथ में प्लीज, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, और आपको मजा भी आएगा, आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होगी, ठीक है। सबसे पहली बात कि ये सब्जेक्ट वाकई में बहुत वास्ट है, इसमें वाकई में वक्त लगता है। मैं तो कहूँगा आपको 2 से 2.5 महीने का टाइम भी लग सकता है इस सब्जेक्ट के लिए। कुछ टॉपिक्स आसान है, जल्दी हो जाएंगे,
लेकिन बाकी टॉपिक्स के ऊपर आप लोग प्लीज टाइम दीजिए। इस टॉपिक पे लंबे लंबे क्वेश्चन भी आ सकते हैं आपके आईएएस में न्यूमेरिकल या फिर गेट में 2 मार्क्स के लिए। ठीक है, आपको शॉर्टकट्स डेवलप करना आना चाहिए। ये तभी होगा जब आपने पेशेंटली तैयारी करी है। तो दिस सब्जेक्ट विल नीड अ लॉट ऑफ टाइम, लॉट ऑफ एफर्ट, सो प्लीज बी पेशेंट। आपको बिल्कुल भी हड़बड़ी में काम नहीं करना है, प्लीज बी पेशेंट। इस सब्जेक्ट में अगेन आप प्लीज हमेशा शॉर्ट नोट्स बनाइए। क्यों? इसलिए कि सब्जेक्ट में आपको मेमोरी में बहुत सारी चीजों को रखना है। यू हैव टू मेमोराइज अ लॉट ऑफ थिंग्स। स्टैंडर्ड सर्किट्स कैसे होते हैं, है ना, फॉर्मूले क्या क्या है, आपको मेमोराइज करना है। जहां की भी आपको दिक्कत हो रही हो उसको रिवीजन करने के लिए आपको शॉर्ट नोट्स बनाइएगा। शॉर्ट नोट्स को बार बार रिवाइज करिएगा, उसको शॉर्ट से शॉर्टर करते रहिएगा। ठीक, जो आपको समझ में नहीं आएगा ना, आप लोग प्लीज उसको मेमोराइज कर लीजिएगा सब्जेक्ट में। आपका काम एग्जामिनेशन हॉल में हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको ऑसिलेटर सर्किट समझ में नहीं आ रहा, तो जो उसके डायग्राम्स होते हैं उनको मेमोराइज कर लीजिए। अगर ये ऐसे होगा तो मतलब हार्टली ऑसिलेटर, अगर ये ऐसे होगा मतलब कोलपिट्स ऑसिलेटर, अगर ये ऐसे होगा मतलब विंसब्रिज ऑसिलेटर, हो गया। आएगा एग्जामिनेशन में, याद करूंगा मैं, याद करूंगी मैं कौन सा डायग्राम है, फॉर्मूला अप्लाई करना है, आंसर आ जाएगा। डू नॉट यूज टू मेनी सोर्सेज। मैंने बोला ना, सिर्फ एक नीमन बुक आप लोग परचेज कर लीजिए, इतना ही बहुत है आपके लिए। किसी और बुक पे मत जाइए, सब्जेक्ट ऑलरेडी बहुत वास्ट है। अगर आपने 1 से 2 सब्जेक्ट किया तो ये 2.5 महीने का टाइम हो जाएगा आपका, 4 महीने का टाइम। तो ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। 2 से 2.5 महीने आप दे सकते हैं, मैंने भी इसके ऊपर इतना टाइम दिया। फोकस ऑन मॉडलिंग फॉर न्यूमेरिकल एस्पेक्ट्स। हाँ, जो आपके स्मॉल सिग्नल इक्विवेलेंट्स होते हैं उन्हें कहते हैं मॉडल्स। तो जो जितने आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ना, उसमें आपको हैबिट हो जानी चाहिए कि आप तुरंत स्मॉल सिग्नल इक्विवेलेंट सर्किट को ड्रॉ कर सकें। मतलब आपकी इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आपको बिल्कुल फिंगर टिप्स पे याद हो कि स्मॉल सिग्नल इक्विवेलेंट सर्किट क्या है, इसको कहाँ पे लगाएंगे, तो आपका एंड रिजल्ट में जो आंसर आएगा उसका नेचर क्या होगा। कई बार ऐसा होता है कि गेट एग्जामिनेशन में एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको याद हो कुछ स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन, जैसे आउटपुट रेजिस्टेंस इस मोड में कितना होगा, कॉमन बेस मोड में कितना होगा, ये एफईटी के कॉमन ड्रेन मोड में कितना होगा, कॉमन सोर्स मोड में कितना होगा। तो वहां पे आपको पता होना चाहिए कि स्मॉल सिग्नल इक्विवेलेंट तुरंत अगर अप्लाई करना होगा तो आउटपुट इम्पीडेंस कितना होगा। ठीक, तो अगर आप चाहेंगे ना, तो आप छोटे से रफ वर्क में भी आंसर निकाल सकते हैं। है तो वैसे तरीका लेंदी कि पहले आप पूरे डायग्राम को ड्रॉ करिए, फिर सब्स्टिट्यूट करिए, फिर ग्राउंड करिए, सारे वोल्टेज सोर्स डीएक्टिवेट करिए, फिर आंसर निकालिए। अगर आपकी प्रैक्टिस खूब होगी ना, तो आप छोटे से रफ वर्क पे भी इसका क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। तो मॉडलिंग एस्पेक्ट जो है आपको इसके ऊपर ध्यान रखिए। ठीक है, सो विद दिस फ्रेंड्स वी कम टू एन एंड ऑफ आवर वीडियो सीरीज फॉर ईडीसी प्लस एनालॉग। मैं आपको फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इन दोनों सब्जेक्ट को साथ में पढ़िएगा। डोनाल्ड नीमन की बुक इज द बेस्ट बुक एवर। आप इस बुक को परचेज कर लीजिए, यू विल थॉरली एंजॉय दिस बुक। इवन आफ्टर गेट एग्जाम यू विल एंजॉय सॉल्विंग दिस बुक। ठीक है, इसके अलावा आप लोग मेमोराइज करने के ऊपर ही फोकस रखिए। सब कुछ समझ में नहीं आएगा तो उसको मेमोराइज भी कर सकते हैं। और आप लोग 2 से 2.5 महीने का टाइम जरूर दीजिएगा इस सब्जेक्ट के ऊपर। ये बिल्कुल कोर सब्जेक्ट है आप लोगों के लिए, खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स लोगों के लिए। ओके फ्रेंड्स, so with this we finish almost every subject I have covered your EMT, digital, I have covered control, signals, network, I have covered communication, and now I have covered your EDC plus analog. क्या बच गया बताइए? एक बच गया आपका माइक्रो प्रोसेसर। इसकी वेटेज देखिए ज्यादा है नहीं। इसके लिए स्टैंडर्ड मटेरियल आपको अगर पढ़ना है तो यू कैन यूज गांवकर बुक। रमेश गांवकर सर की बुक आती है, उस बुक का आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे ज्यादा और कुछ इसमें ऐड करने की जरूरत नहीं है। बाकी आप लोग गेट के 5 से क्वेश्चन अगर सॉल्व कर लेंगे तो आपका म्यूपी का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। और आपका बच गया फाइनली ये गेट का मैथमेटिक्स पार्ट। इसके ऊपर मैं वीडियो आपको दूंगा, गेट मैथ्स पार्ट के ऊपर, इसको कैसे प्रिपेयर करना है, क्या बुक से किन टॉपिक्स के ऊपर फोकस करना है। ठीक है फ्रेंड्स, सो विद दिस लेट अस फिनिश दिस सेशन। थैंक यू and all the best, and please do buy Donald Neiman book, and please try to study EDC and analog together. Thank you.